नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। हरियाणा के विकास कार्यों पर गाना हुआ रिलीज। मशहूर गायक दिलेर मेहंदी ने तैयार किया गाना। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की, तो वही इस कार्यक्रम में कलाकार भी शामिल हुए। और आपको बता दें कि प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ऐसा सीएम मनोहर लाल ने कहा। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि हरियाणा के विकास कार्यों पर गाना रिलीज हुआ है, तो वही मशहूर गायक दिलेर मेहंदी ने ये गाना तैयार किया है। तो साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इसके अलावा कलाकार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो एक गाने की रिलीज पर कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि हरियाणा के विकास कार्यों पर गाना रिलीज किया गया है और मशहूर गायक दिलेर मेहंदी ने इस गाने को तैयार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर कई कलाकार शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल वहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा इस गाने के रचयिता दिलेर मेहंदी भी वहां पर मौजूद रहे। तो हरियाणा के विकास कार्यों पर यह गाना रिलीज किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद हैं। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि मशहूर गायक दिलेर मेहंदी ने इस गाने को तैयार किया है। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल से भी समर्थन मांगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से इस बारे में बात की है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में होने जा रही है। इसी बैठक में अकाली दल के नेता राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का रुख तय करेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी शिरोमणि अकाली दल का समर्थन मांगा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांगा गया है। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो है शिरोमणि अकाली दल का समर्थन मांगा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरोमणि अकाली दल से समर्थन मांगा है। यमुनानगर से हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र यात्रा में जाते हैं। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान यात्री अमरनाथ पर नहीं जा पाए। इस बार यात्रियों में अमरनाथ जाने के लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि यमुनानगर से जाने वाले श्रद्धालुओं को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में जाने वाले यात्री भगवान शंकर के दर्शन करेंगे, तो वही रास्ते में प्राकृतिक नजारे भी देखेंगे। सरकार ने इसको लेकर विशेष चौकसी रखी है। वही यात्रा जत्थे के प्रभारी राजेंद्र तलवार का कहना है कि हर हर महादेव सेवा दल बडलाड़ा, बालटाल और दरबार में यात्रियों की सुविधा के लिए शिविर लगाएगा। तो यमुनानगर में अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु रवाना हुए। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि 7 दिन तक अमरनाथ यात्रा चलेगी और जिसमें यमुनानगर से जाने वाले यात्रियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से श्रद्धालु जो है वो अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पाए। तो इस बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी। तो अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु रवाना हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जो है श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। बात है और यहाँ से अपने तलवार साहब और हमारे दरगाहों से काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, नौजवान भी हैं और हमारी ये बेटियां भी हैं। ये सभी लोग आज यहाँ से अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है और जहाँ भगवान शंकर के दर्शन करने का इनको सौभाग्य प्राप्त होगा, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य जो है सारे रास्ते में, उसको देखने का भी इनको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2020 तक 21 साल की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी मेरी और 21 साल से हम कंटिन्यू यमुनानगर से बसों द्वारा यात्रियों को लेकर यात्रा पे जाते रहे
और अब क्योंकि कुछ एज लिमिट बना दी गई हमारी सरकार द्वारा कि 75 से ऊपर वाला जा नहीं सकता, इसलिए इस बार की मैं माफ़ी भी ले रहा हूँ और भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे साथी हमारे ये बच्चे जा रहे हैं, इनकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, हंसते खेलते जाएं, हंसते खेलते आएं। हरियाणा में लगातार बढ़ती साइबर क्राइम के चलते प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में साइबर क्राइम थाना बनाने की घोषणा की है। साइबर क्राइम से संबंधित थाने अभी प्रत्येक रेंज में है, लेकिन लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के चलते अब प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में साइबर क्राइम थाने बनाने की घोषणा की है। इसी के तहत यमुनानगर में जिला सचिवालय में साइबर क्राइम रोकने के लिए विशेष मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विभिन्न IT एक्सपर्ट, पुलिस के विभिन्न अधिकारी और सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। तो वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने कहा कि साइबर क्राइम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि समय समय पर केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी की जाती है। नेशनल पोर्टल और नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि वो सतर्क रहे और किसी को भी अपने सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड, OTP शेयर ना करें, इसी से काफी बचाव हो सकता है। तो यमुनानगर में साइबर क्राइम रोकने के लिए मीटिंग की गई और जहां पर जिला सचिवालय में इस विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया। तो वहीं SP मोहित हांडा ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की और साथ ही साथ लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की। आपको बता दें कि बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए हर जिले में भी एक साइबर क्राइम थाना खोलने की जो है यहाँ पर बात भी कही गई। तो साथ ही साथ लोगों को अपना जरूरी डेटा शेयर करने से भी मना किया गया और साथ ही साथ सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया। साइबर क्राइम हम सबको पता है कि वृद्धि पे है। अलग अलग किस्म से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो, क्योंकि ये एक बॉर्डरलेस क्राइम है, इसमें अगर जो विक्टिम है वो यमुनानगर में है या हरियाणा के किसी भी भाग में है तो ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल को उसके विक्टिम के पास आना होगा। ये दूर दराज इलाके में, किसी अन्य ज़िले में, किसी अन्य प्रांत में, किसी अन्य देश से भी इस प्रकार साइबर क्राइम को अंजाम दे सकते। प्रदेश को हाईटेक बनाने की कवायद में सरकार ने गुरुग्राम में नंबरदारों को स्मार्टफोन बांटे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को गुरुग्राम के सेक्टर 46 में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने शिरकत की। साथ ही इस कार्यक्रम में गुरुग्राम के 348 नंबरदार शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री अनूप धानक ने सरकार के इस फैसले को काफी अहम बताते हुए कहा कि सरकार ने जो वादे और दावे किए थे वो पूरे हो रहे हैं और हरियाणा एक ऐसा सपना साकार हो रहा है जो सुशासन और ईमानदारी का परिचय देता है। तो गुरुग्राम से एक खबर आपको बता दें, जहां पर नंबरदारों को स्मार्टफोन बांटे गए। 348 नंबरदारों को स्मार्टफोन बांटे गए हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए वो सभी पूरे हो रहे हैं और एक सुशासन की मिसाल जो है वो राज्य दे रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की थी। तो 348 नंबरदारों को स्मार्टफोन बांटे गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। हरियाणा के अंदर जो सरकार, प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो अनेकों सुविधाएं, चाहे वो नंबरदारों को आज जैसे मोबाइल फोन की सुविधा दी गई है, पीछे हमारे जो लैंड रिकॉर्ड के पटवारी थे उनको भी स्कूटी दे करके, मोटरसाइकिल दे करके, चाहे हमारी जो पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति की जो मेंबर थी उनको स्कूटी दे करके जो सम्मानित किया गया था। तो हरियाणा सरकार अनेकों ऐसे जो इस प्रकार के फैसले हैं वो बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है। आज का जो प्रोग्राम था वो तो हरियाणा के सभी नंबरदारों को स्मार्टफोन देने के बारे में था। इसमें गुड़गांव के लगभग 500 नंबरदार यहाँ पे आए थे। आज और कल 2 दिन कैंप लगा करके इन सबको स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे और 9,000 रुपये के स्मार्टफोन जो है इनको देने की बात हुई है। ये जितने भी रेवेन्यू विभाग के, राजस्व विभाग के गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं उनमें से एक है
क्योंकि लंबरदार जो है कई चीज़ों में, राजस्व विभाग की चीज़ों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हरियाणा सरकार की बहुत बढ़िया पॉलिसी है, जिसके तहत नंबरदारों को डिजिटल करने की कोशिश की, और उसी सिस्टम में जो सरकार ने आज से 13 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री ने जो अनाउंस किया था, उसका आज क्रियान्वयन हो रहा है। फोन के लिए ई कूपन मिल रहे हैं। डिजिटल पूरा भारत, कितनी आसानी हो जाएगी? हाँ, काफी आसानी हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई फसल की खराबा है, उसको सरकार तहसील तक, ऑफिस तक या डीसी ऑफिस तक कोई भेजने में आसानी रहेगी। यमुनानगर एंटी नारकोटिक सेल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एंटी नारकोटिक सेल ने एक नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसका यमुनानगर से सीधा कनेक्शन है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में पुलिस ने 2 आरोपियों को 150 ग्राम हेरोइन के साथ जगाधरी से गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने कई खुलासे किए, जिसके बाद अब टीम ने दिल्ली से भी गिरफ्तारी की है। तो यमुनानगर से खबर आपको बता दें, जहां एंटी नारकोटिक सेल ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली से भी एक युवक को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि हाल ही में 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से 150 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई थी। तो वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों ने कई खुलासे किए थे, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली से भी अब गिरफ्तारी की, और दिल्ली से गिरफ्तार हुए युवक जो है वो नाइजीरियन बताया जा रहा है। तो साथ ही आपको बता दें कि पुलिस जो है वो आगे की पूछताछ कर रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। तो वहीं प्रदेश में भी कन्हैया लाल के निर्मम हत्या करने पर लोगों में रोष है। इसी कड़ी में रतिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों लोगों ने आतंकवाद के पुतले की शहर में शव यात्रा निकाली और राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के पुतले को आग के हवाले किया और कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द कन्हैया लाल की हत्या के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए और 1 महीने के अंदर दोनों हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई जाए। तो रतिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां उदयपुर हत्याकांड मामला जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है वो लगातार उसका विरोध कर प्रदर्शन कर रहा है। जमकर नारेबाजी भी वहां पर की गई और साथ ही साथ आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। तो ये भी कहा गया है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए और जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। आगे मांग यही है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री से सरकार नहीं संभाली जाती तो वो इस्तीफा दें, और जो इस्लामिक आतंकवादियों ने जो उनकी हत्या की है कन्हैया लाल जी की, उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी मुकदमा दायर करके। कारण ये है जी, पूरे देश के अंदर हिंदू समाज के अंदर पूरा रोष है। उदयपुर के अंदर इस्लामिक आतंकवादियों ने शरेआम एक दर्जी की दुकान पर जाके, कन्हैया लाल जी की दुकान पर जाकर उसका धड़ से अलग कर दिया है और उन्होंने इतनी बेखौफी से हत्या की, उनकी वीडियो बनाकर जारी भी करते हैं और ये सारे हिंदू समाज के ऊपर तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। हम केंद्र की सरकार से अनुरोध करते हैं, राजस्थान के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सारा हिंदू समाज सड़कों पर। गर्मी की छुट्टियों के बाद एक बार फिर स्कूल खुल गए हैं। अंबाला में भी पहले दिन स्कूल में आकर बच्चे और टीचर काफी खुश दिखाई दिए। स्कूल में साफ सफाई का काम 2 दिन पहले से ही करा लिया गया था। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल में पढ़ाई कराई जा रही है। स्कूल प्रशासन ने साफ सफाई और बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए हुए हैं। ऑफलाइन पढ़ाई से बच्चे काफी खुश दिखाई दिए। वहीं पहले दिन बच्चों की संख्या स्कूल में काफी कम रही। स्कूल के प्रिंसिपल प्रवीण कुमार ने बताया कि पहले दिन बच्चों की संख्या कम रही क्योंकि बरसात की वजह से बच्चे स्कूल में कम आए हैं। तो अंबाला से ये खबर आपको बता रहे, जहाँ गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से स्कूल खोले गए हैं। तो वही स्कूल दोबारा खुलने से बच्चों में और टीचरों में भी जो है खुशी देखने को मिली, क्योंकि ऑफलाइन कक्षाएं जो है वो अब चलनी शुरू हो गई और ऐसे में बच्चों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। तो वही स्कूल ने भी साफ सफाई को लेकर और बच्चों को बीमारियों से बचाने को लेकर खासा प्रबंध किए हुए हैं। स्कूल में साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ
वैसे आज पहला दिन है, बच्चों की आज संख्या कम ही आई है, बरसात थी कल बहुत ज़्यादा, तो जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो उसी हिसाब से हमारी पूरी तैयारी है। सैनिटाइजेशन की भी तैयारी है, बच्चों का टेम्परेचर भी उसी तरह से ही मापा जाएगा और शौचालयों के बाहर भी साबुन इत्यादि हम लिखवाएंगे ताकि अच्छी तरह बच्चे हाथ धोकर आएँ। और असेंबली जैसे शुरू होगी तो उसके बाद असेंबली में भी बच्चों को इस विषय में जागरूक किया जाएगा कि आप दूर रहें, मास्क पहन कर आएँ और अन्य सभी एहतियात बरतें जो कि गाइडलाइंस डॉक्टर्स के द्वारा जारी की गई है। और विद्यालय समय समय पर बच्चों को जागरूक करता भी रहता है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद स्कूल खुल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस जब थी तब मतलब बहुत, अब जब इतने दिनों बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में इतना समझ नहीं आता था, पर अब टीचर्स को डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन के साथ टीचर्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बल्लभगढ़ में भी गर्मियों की छुट्टी के बाद आज से स्कूल खुल गए हैं। वही स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। स्कूलों में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो स्कूल के गेट के बाहर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि बिना मास्क के स्कूल आए तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो बल्लभगढ़ में गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से स्कूल खोले गए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर स्कूल खुलने के बाद कोरोना की गाइडलाइंस का भी जो है वो पालन करवाया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन स्कूल में किया जा रहा है और साथ ही साथ स्कूल के मेन गेट पे भी पोस्टर लगा दिया गया जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि बिना मास्क के स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। मास्क लगाने को कहा, सैनिटाइजर करने के लिए कहा और डिस्टेंसिंग बनाने रखने के लिए कहा। क्यों है ये जरूरी ये चीजें? ताकि हम स्वस्थ रहे, बीमारी से बचे, सेफ रहे। वैसे हमारा डबल शिफ्ट में स्कूल चलता है और उसके लिए बच्चे 7 बजे आते हैं। उसके लिए हम गेट पर मास्क लेकर के और सैनिटाइजर लेकर खड़े होते हैं। सारे कमरे नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम वगैरह एकदम ओके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे प्रॉपर मेंटेन रखें डिस्टेंस। खबर पुंडरी से है जहां मानसून की पहली बारिश आफत बन गई है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाने वाले रास्ते पर जलभराव होने से यहां के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव होने की वजह से यहां के छात्रों को 2-2 फुट गहरे पानी से निकलकर जाना पड़ रहा है। स्कूली छात्रों ने बताया कि कई बार तो स्कूल पहुंचने से पहले ही कपड़े और किताबें भी भीग जाती है। स्कूली छात्राओं ने मांग की है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करे, क्योंकि तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पुंडरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे जहाँ पे मानसून की बारिश होने के बाद जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वही छात्राओं का कहना है कि कई बार स्कूल जाने से पहले ही रास्ते में ही किताबें और स्कूल के कपड़े भी भीग जाते हैं और ऐसे में उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो वही उन्होंने प्रशासन से भी इस परेशानी का समाधान करने की मांग उठाई है। ऐसे है, इसके बारे में हमने जो है नगर पालिका को और भी अपने जो विधायक हैं रणधीर गोलन जी, उनको हमने पहले भी कई बार जो है सूचना दी थी और ये सारा पानी पहले स्कूल के अंदर प्रवेश करता था, लेकिन अब जो है स्कूल के अंदर तो प्रवेश नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। बच्चों की भी समस्या काफी आ रही है। बच्चों की समस्या ये है कि हमारा दूसरा गेट है हुड्डा का, वो हमने खोल दिया है। अब जो बच्चे यहाँ लोकल आते हैं इसमें उनको ज्यादा दिक्कत है। स्कूल के गेट के बाहर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के समय, जब हमें अंदर आने में और बाहर जाने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। हमारी मांग है कि स्कूल के बाहर पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए ताकि, और हमारी पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इससे बच्चे कम रहे। सर हमारे स्कूल के बाहर सर पानी इकट्ठा होता है जिससे हमें अंदर आने में और बाहर जाने में सर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से सर हमारे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं और यहाँ पर सड़क अच्छे से नहीं बनी है। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से सड़क अच्छे से बने। यहाँ से हमें पानी में आने से तकलीफ हो रही है, इससे हमारे बैग और बुकें भी गीली हो जाती हैं। हमें स्कूल कई बार तो हम स्कूल भी नहीं आ पाते, इससे हमारी बहन बेटियों को भी आने में दिक्कत हो रही है सर। और क्या मांग आपकी? इस सड़क को ठीक करवाए और इस पानी को
1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के आदेश जारी किए गए थे, जिससे प्लास्टिक से होने वाले खतरनाक प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में रेडी खोमचे वालों से लेकर सब्जी बेचने वाले दुकानदार और डिपार्टमेंटल स्टोर पर धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दुकानदारों की माने तो ग्राहकों को जागरूक करने के प्रयास नहीं किए गए, जिसके चलते सिंगल यूज प्लास्टिक को मार्केट से हटा पाना काफी चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। तो गुरुग्राम से खबर आपको बता दें, जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर बाजारों में असर नहीं दिख रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर सब्जी विक्रेता जो है वो अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। 14 टीम्स हमने बनाई हैं गुड़गांव में। इसमें जो एमसीजी, एमसीएम के अधिकारी हैं, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं, और उनको जिम्मा दिया गया है कि जहां पे भी सिंगल यूज प्लास्टिक देखें तो लोगों को सेंसिटाइज भी करें, उनकी चालानिंग भी करें, और डिपेंडिंग अपॉन की कितनी क्वांटिटी प्लास्टिक की वसूल होती है, बरामद होती है, उस आधार पे 500 से लेकर के 25,000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर कोई रिपीटेड ऑफेंसेस करता है तो फिर उसमें जो प्रमाइसेस हैं उनको सील करने संबंधी और बाकी और भी कठोर कदम लेने का प्रावधान है। बहुत बुरा नुकसान हुआ है, आगे पता नहीं क्या चलता है क्या नहीं चलता। अब इनकी पॉलिसी का तो कुछ नहीं पता। कितना आपका माल पड़ा हुआ था सारा टोटल? लगभग सारा ही दुकान खाली हो गई। अभी आप क्या कर रहे हैं? सारा घर शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, इसका कोई अल्टरनेट निकाला है भाई? लोग कहते हैं कपड़े वाला थैला आ चुका है, या उसको मंजूरी मिली नहीं मिली? कपड़े वाले थैले को मंजूरी नहीं मिली, वो कह रहे हैं उसका भी चालान होगा। उसमें क्या वजह है? वो कह रहे हैं उसमें 75% प्लास्टिक है। यानी अभी तक आपके पास कोई उपाय नहीं है इसका? उपाय क्या है? पेपर का है, पेपर पूरी कहाँ कर सकता है? आप बताओ, जितनी प्रोडक्शन इसमें आती है उसमें प्रोडक्शन 10% भी नहीं आती, तो लाखों करोड़ों आदमी है, कैसे पूरी करेंगे? हमारा तो कोई नहीं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होटल वाली वो डंप हो जाएंगे, वो कैसे चलेंगे? यानी जिनका खाना सप्लाई होता है, जिनके रेस्टोरेंट चलते हैं, 40-50 लेबर रखे, वो कैसे चलेंगे? यानी कुल मिला के एक आदेश पारित कर दिया, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट नहीं? अल्टरनेट ये है जी, इनको व्यापारियों के साथ मिलके ये सोचना चाहिए कि इस व्यापार को कैसे धीरे धीरे ही बंद किया जाए, इकट्ठा बंद ना करके। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।